हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक एक्सक्रीशन। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। इस टॉपिक में हम लोगों को समझना है, देखो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग हम लोगों ने की थी न्यूट्रिशन से, किस तरीके से न्यूट्रिशन मिलता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था उसका डाइजेशन कैसे होता है। फाइनली हम लोगों ने उसका एब्जॉर्प्शन भी देखा था, डाइजेशन टॉपिक के अंदर ही कैसे वो फूड एब्जॉर्ब होता है और फिर फाइनली वो कैसे हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और मतलब किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। तो सारी चीज़ें उसके अंदर समझ ली। अब हमारे पास बचता है कि जो वेस्ट मटेरियल है जो हमारी बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, उसको कैसे निकालेंगे। उसके लिए एक सिस्टम होता है बॉडी के अंदर जिसे कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। उस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग दो जगह देखेंगे, हम लोग ह्यूमन के अंदर भी देखेंगे और प्लांट्स के अंदर भी देखेंगे किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है। तो एक्सक्रीशन का मेनली मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट और हार्मफुल, यू कैन से रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट। देखो, वेस्ट जो होता है वो हार्मफुल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो टॉक्सिक भी हो सकता है, मतलब जहरीला हो सकता है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इधर हार्मफुल वेस्ट। तो रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम बॉडी, यही कहलाता है हमारे लिए एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का सिंपल मीनिंग यही है, रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम बॉडी। वो हार्मफुल वेस्ट टॉक्सिक भी हो सकता है या कुछ वेस्ट इसलिए क्योंकि देखो हमारी बॉडी फूड लेती है, फूड के अंदर से हम लोग एब्जॉर्प्शन करते हैं जो हमारे लिए विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए होती है वो सब हम लोग ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी। उसके बाद जो उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब जो एब्जॉर्ब करने के बाद जो मटेरियल बचा, वो प्रोडक्ट हमारे बॉडी के काम का नहीं है, टॉक्सिक हो सकता है ज़्यादा अगर हमारी बॉडी में रहेगा, तो इसलिए उसको बाहर निकालना है बॉडी से। तो उसको बाहर निकालने के लिए जो पूरा प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। और इसको रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल सिस्टम भी होता है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो उसी सिस्टम के बारे में हम लोगों को समझना है। मेनली हम ह्यूमन बींग के अंदर देखेंगे और प्लांट्स के अंदर कुछ 2-3 पॉइंट देखेंगे वो किस तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं। तो एक्सक्रीशन के लिए जैसे कि हमने बोल दिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने के बाद, यानी जो केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर हुई एब्जॉर्प्शन के बाद एक्सक्रीशन होता है, रिमूवल होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का बॉडी से। ठीक है ना। और अगर ये बॉडी से बाहर ना निकाला जाए तो क्या नुकसान है हमारी बॉडी में? ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के लिए लीदल है, मतलब जानलेवा है। अगर ना रिमूव हो तो बॉडी और लीदल है, मतलब डेथ भी हो सकती है पर्सन की। तो इसलिए इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन आता है कि ये रिमूव कैसे होता है? तो इसको रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं स्पेशली, तो इधर हम लिख देंगे इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर क्या होता है? एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। उस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर देखो कौन कौन सी चीज़ें होती है। मैं इधर नेमिंग कर देता हूँ आपको। देखो इसके अंदर मैं आपको डायग्राम भी डिस्प्ले कर देता हूँ जिसके अंदर आप लोग देख सकेंगे। सबसे पहले हम लोग नेमिंग देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास होता है किडनी, इसके अंदर हमारे पास किडनी होगी। सेकंड चीज़, किडनी के बाद इसके अंदर हमारे पास होगी एक यूरेटर होते हैं 2। देखो 2 किडनी होती हैं। किडनी के नंबर कितने हैं? 2। यूरेटर भी 2 होंगे। ठीक है। इसके बाद आएगा इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर एक ही होता है, यूरिनरी ब्लैडर ये एक ही होता है। और इसके बाद हमारे पास आएगा यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये भी एक ही होता है। अब इसका डायग्राम मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ जिसको आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली बात क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग अब डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में आपको एक 2 किडनी दिखाई दे रही होंगी, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पर है। उसके अंदर आपको देखो कुछ वेन्स भी, आर्टरीज और वेन भी दिख रही होंगी ब्लू कलर में और रेड कलर में। तो वो जो है वो है इधर इसके आर्टरीज और वेन्स, मतलब इसको ब्लड सप्लाई कर रही है। किसको? किडनीज़ को। देखो किडनी को भी तो ब्लड की ज़रूरत है तभी तो फंक्शन करेगी। ठीक है, तो किडनीज़ के साथ आपको वो भी दिख रही हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसके बाद आपको यूरेटर दिख रहे होंगे 2 ट्यूब्स, 2 वायर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की ओर किडनी से जा रहे हैं, एक राइट किडनी से एक लेफ्ट किडनी से, जिन्हें हम कहते हैं यूरेटर। ठीक है, यूरेटर के बाद वो दोनों यूरेटर जाके एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, एक
बॉल लाइक स्ट्रक्चर में जाते हैं जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और फाइनली यूरिनरी ब्लैडर से एक स्ट्रक्चर और बाहर निकलता है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। तो ये थे हमारे पास पूरे के पूरे चारों स्ट्रक्चर जो कि ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीटर सिस्टम है उसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से एक्सक्रीटर सिस्टम होता है ह्यूमन के अंदर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 2-3 बातें कर लेते हैं किडनी को लेकर कि किडनी है क्या एग्जैक्टली। तो किडनी को हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, किडनी एक बीन शेप्ड ऑर्गन होती है। कैसा ऑर्गन होती है? बीन शेप्ड, जैसा कि अभी आपने डायग्राम में भी देखा, ये एक बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। बीन शेप्ड ऑर्गन, बीन जैसा दिखता है इसलिए इसे बीन शेप्ड ऑर्गन भी बोलेंगे। सेकंड चीज़ जो किडनी को लेकर इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये नियर द वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होती है उसके पास में होती है, नियर वर्टिब्रल कॉलम। देखो, एक वर्टिब्रल कॉलम के लेफ्ट में होगी और एक राइट में होगी। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम के नियर, मतलब उसके पास में होगी। अब कहाँ पर? इन एब्डोमेन। ठीक है, तो यह एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट हम लोगों ने इसके अंदर ये पॉइंट देखे। और इसके अंदर थर्ड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि इसी के बारे में हम लोग को डायग्राम, इसी के बारे में बात करनी है अब आगे। और यही स्ट्रक्चर वो है जो पूरी एक्सक्रीटर सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यही इसकी फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन, फंक्शनल यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन की फंक्शनल यूनिट मतलब हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए जो एक फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। तो किडनीज़ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन्स। देखो, मिलियंस के नंबर में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। अब हम लोग इसी नेफ्रॉन के बारे में बात करनी है, तो देखते हैं नेफ्रॉन का डायग्राम किस तरीके से है। देखो, हम नेफ्रॉन का डायग्राम देखेंगे और उस नेफ्रॉन के डायग्राम में समझेंगे सारी चीज़ें कि कौन कौन से स्ट्रक्चर उसके अंदर आते हैं, और उसके नेम, उसको इन्यूमरेट करते चले जाएंगे, नेमिंग करते चले जाएंगे। तो हमारे पास आ गया नेफ्रॉन। इसका स्ट्रक्चर जैसे कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर जैसे कि हमारे पास ये रहे। ठीक है, तो नेफ्रॉन के अंदर देखो, सबसे पहले आपको एक डायग्राम में दिख रहा होगा कि इसके पास एक टेंगल्ड, मतलब एक उलझा हुआ मैश लाइक ट्यूब स्ट्रक्चर है, मतलब ट्यूब्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस आपको समझ में आ रहा होगा, ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस किससे बना हुआ होता है? ग्लोमेरुलस जो होता है ब्लड कैपिलरीज से बना हुआ होता है, मतलब बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं और एक गुच्छा टाइप बना देती हैं, एक स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस ही होता है इसकी फिल्टरिंग पार्ट। ठीक है, ये एक फिल्टरिंग पार्ट होता है, यहाँ से ही फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस में आप लोग देखेंगे कि 2 स्ट्रक्चर इसके साथ जुड़े हुए हैं, 2 आर्टरीज जुड़े हुए हैं, एक इसके राइट में और एक लेफ्ट में। राइट वाली जो है वो ब्लड को लेकर आता है, तो इसलिए उसे कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। मैं रिपीट करता हूँ दोबारा से, उसे कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। और जो लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा, वहाँ से ब्लड वापस दोबारा जा रहा है, मतलब राइट से ब्लड आया और लेफ्ट से ब्लड वापस चला गया, मतलब एफरेंट आर्टीरियल ब्लड को लेकर आता है और ईफ्रेंट आर्टीरियल ब्लड को लेकर जाता है। एफरेंट लाया, ईफ्रेंट से आपको याद रखना है एग्जिट, ई से एग्जिट, मतलब यहाँ से ब्लड एग्जिट कर रहा है। अब ए से एंटर करता है और ई से फिर मतलब ईफ्रेंट आर्टीरियल से एग्जिट कर जाता है। ठीक है, ये हो गया 2 चीज़ें। 3 चीज़ें आप लोगों ने देख ली, ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टीरियल, ईफ्रेंट आर्टीरियल। इसके बाद ग्लोमेरुलस के एग्जैक्टली नीचे आपको एक कैप्सूल जैसा एक पोर्शन दिखेगा जिसे हम लोग कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल ही होता है जो बाद में उस ब्लड को फिल्टर करता है नीचे की ओर, जो मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को नीचे फिल्टर करता है और आगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में पहुंचाता है। ठीक है, और ये फाइनली जो ट्यूबिंग होती है वो पीसीटी, डीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलीज लूप वगैरह वगैरह, इन सब से होते हुए, सारी ट्यूबिंग से होते हुए फाइनली जाती है कलेक्टिंग डक्ट्स में। और यहाँ कलेक्टिंग डक्ट्स में जाकर जो भी हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है कलेक्ट होता है, इसलिए इसे कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है। यहाँ पे जाके इकट्ठा होता है और ये फाइनली फिर इसे यूरेटर में पहुँचा देती है, जिससे फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में और फिर बाद में यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाता है, जब भी इसकी मतलब ज़रूरत पड़ती है हमें बाहर निकालने की इस वेस्ट मटेरियल को। ठीक है, तो इस तरीके से होता है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जैसे कि आप लोगों ने अभी अभी डायग्राम में देखा।
तो फ्रेंड्स हम लोग उसके न्यूमरेशन कर लेते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर स्ट्रक्चर थे। सबसे पहला इसके अंदर कौन सा पार्ट देखा हम लोगों ने, इसके अंदर हम लोगों ने देखा इसके अंदर प्रेजेंट होती है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाद इसके अंदर हम लोगों ने देखा एक एफरेंट आर्टीरियल होता है, एफरेंट आर्टीरियल। तीसरा इसके अंदर हो गया एक ईफ्रंट आर्टीरियल। ईफ्रंट आर्टीरियल से क्या होता है, ब्लड एग्जिट करता है, ई से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फोर्थ हम लोगों ने देखा इसके अंदर बोमेंस कैप्सूल। फिफ्थ इसके बाद ट्यूबिंग्स आ गई बहुत सारी, जिसके अंदर हमारे पास आ गया पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर हैनलीज लूप आ गया, हैनलीज लूप, फिर आ गया इसके अंदर डीसीटी। तो यहाँ पे क्या आ गई, ट्यूबिंग्स आ गई। ठीक है, सिक्स्थ इसके अंदर हम लोगों ने देखा फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो फ्रेंड्स इस तरीके के स्ट्रक्चर हम लोगों ने नेफ्रॉन के अंदर देखे। अभी डायग्राम नेफ्रॉन है और इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर नेफ्रॉन के अंदर आ रहे हैं और इसका के फंक्शन भी हम लोगों को समझने चाहिए। तो देखो इतना डीप में तो है नहीं एनसीईआरटी के अंदर, वो तो आपको फर्दर स्टडीज़ में आगे जब पढ़ेंगे साइंस अगर आप, तो उसके अंदर ही आपको मिलेगा 11th स्टैंडर्ड के अंदर। और फिर फाइनली अगर आप उसके बाद भी अगर साइंस पढ़ते हैं तब आपको डीपली सारी चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन इधर आपको एक आइडिया दे दिया गया है कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन ही वो स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है, किसका, ब्लड का, ब्लड फिल्टर होता है। देखो हार्ट और किडनी दो अलग अलग फंक्शन है। लोग सोचते हैं हार्ट जो होता है वो फिल्टर करता है ब्लड को, नहीं, हार्ट सिर्फ ब्लड को पंप करने का काम करता है बॉडी के अदर पार्ट्स तक। ठीक है, वो सिर्फ पंपिंग स्ट्रक्चर होता है, वो पंप होता है एक बस। लेकिन किडनी जो होती है वो ब्लड को फिल्टर करती है, जिससे कि ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर चले जाए फिल्ट्रेट की फॉर्म में, और जो हमारी जो ब्लड फिल्टर होके बाहर निकला है वो हमारे सर्कुलेशन में दोबारा वापस आ जाए। तो एफरेंट आर्टीरियल से ब्लड आता है, तो इधर मैं इसलिए इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देता हूँ। यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, और यहाँ से ब्लड वापस जाता है। ठीक है, ये यहाँ से ब्लड आया, ये हमारा सिस्टम है, मान लेते हैं हमारा सिस्टम है। ठीक है, तो हमारे सिस्टम से ब्लड आया एफरेंट आर्टीरियल में, फिर जाएगा हमारे नेफ्रॉन के आगे स्ट्रक्चर मतलब ग्लोमेरुलस में। ठीक है, और यहाँ से ब्लड वापस सिस्टम में जाता है। ठीक है, ये ब्लड वापस एफरेंट आर्टीरियल से सिस्टम में जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रक्चर इसके बारे में समझ लिया। नेफ्रॉन के बाद हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास ग्लोमेरुलस। तो हम लोगों को समझना चाहिए ग्लोमेरुलस के बारे में। तो ग्लोमेरुलस के बारे में देखो डायग्राम, जैसा कि अभी आपने देखा, उस डायग्राम के ही बेस पे मैं आपको डायग्राम दोबारा डिस्प्ले कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में आएगी एग्जैक्टली हुआ क्या। देखो फिल्ट्रेशन कब होता है, जब प्रेशर हो। ठीक है, वो प्रेशर बनाने का काम करता है ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस के अंदर एक बहुत हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कैसे क्रिएट होता है, एफरेंट आर्टीरियल यानी सिस्टम से ब्लड आया एफरेंट आर्टीरियल में। देखो एफरेंट आर्टीरियल का जो ल्यूमेन होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द एफरेंट आर्टीरियल। ल्यूमेन अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस तरीके से मान लें। देखो मान लीजिए हमारे पास एफरेंट आर्टीरियल पूरी ट्यूब है, ठीक है, और इसका डायमीटर आप देख सकते हैं कैप का कि इस तरीके से कितना बड़ा है, और ये मान लेते हैं एफरेंट आर्टीरियल है। इसका जो डायमीटर है वो एज़ कम्पेयर टू दिस, इसके कंपैरिजन में, लाल वाले कंपैरिजन में छोटा है नीले वाले का। ठीक है, तो ये जो डायमीटर है इसको हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन। ठीक है, ये ल्यूमेन है इसका, और इसका ल्यूमेन छोटा है। तो एफरेंट आर्टीरियल का ल्यूमेन बड़ा होता है और इसका ल्यूमेन छोटा होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये ल्यूमेन की कहानी आ गई, और इसी ल्यूमेन के डिफरेंस की वजह से इसमें प्रेशर क्रिएट हो जाता है। किधर, ग्लोमेरुलस के अंदर। क्यों, देखो ब्लड एफरेंट आर्टीरियल से आया और एफरेंट आर्टीरियल का ल्यूमेन छोटा है, जिसकी वजह से उसको एक प्रेशर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड आता है और लेकिन निकल इतनी स्पीड से नहीं पाएगा, तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उस प्रेशर की वजह से फिर जो ब्लड है वो वेस्ट मटेरियल को तो देखो ग्लोमेरुलस के थ्रू नीचे बोमेंस कैप्सूल तक पहुंचा देता है। ठीक है, आगे फिल्ट्रेशन करता है उसका, लेकिन जो
ब्लड प्योर हो चुका है, जो फिल्टर हो चुका है ब्लड को, वो ब्लड दोबारा इफरेंट आर्टीरियल के थ्रू ग्लोमेरुलस के अंदर के स्ट्रक्चर के अंदर जाने के बाद, फिल्टर होने के बाद, बोमेंस कैप्सूल तक पहुंचने के बाद इफरेंट आर्टीरियल में दोबारा सिस्टम के अंदर चला जाता है, और सिस्टम में जाने के बाद दोबारा सर्कुलेशन में आ जाता है हमारे वही ब्लड। तो इसी तरीके से पूरी कहानी चलती है। अब जो फिल्टर मतलब वेस्ट प्रोडक्ट बोमेंस कैप्सूल तक पहुंच चुके हैं, ग्लोमेरुलस जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं पहुंच चुका है नीचे की ओर, उसके पहुंचने के बाद फिर उसको बोमेंस कैप्सूल पार किया, बोमेंस कैप्सूल जाने के बाद वो फिर ट्यूबिंग्स में आ गया, पीसीटी, हैनलीज लूप, डीसीटी, इन सब में आ गया। इन सब में क्या होता है, पीसीटी, हैनलीज लूप और डीसीटी में, इन सब में होता है इसका यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन और यहाँ पे सिक्रीशन होता है किसका, प्रोडक्ट मतलब जो दूसरे मटेरियल्स हैं, ठीक है। देखो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर मतलब और मिनरल्स ऐड होते हैं, आयंस आते हैं जाते हैं, सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन, ये दो प्रोसेस मेनली होता है इधर। इन दो प्रोसेस होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा यूरिन होता है, यूरिन की जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब इधर अमाउंट से नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब वो ज़्यादा एक टाइप से कह सकते हैं उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। जैसे कि आपको एक शुगर सॉल्यूशन दे, नॉर्मल वाटर दे, तो दोनों में कौन सा ज़्यादा विस्कस है, शुगर सॉल्यूशन। चीनी वाला जो पानी होगा वो ज़्यादा विस्कस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इधर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है यूरिन की। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से फिर ये जो मतलब किस तरीके से बढ़ते हैं, रीएब्जॉर्प्शन सिक्रीशन की वजह से, वाटर की वजह से। फिर बाद में ये फाइनली यूरिन हमारे कलेक्टिंग डक्ट्स में पहुंचता है। ये कलेक्टिंग डक्ट्स हमारे फिर बाद में जाके यूरेटर में खुलती है। फिर वो यूरेटर हमारे, जैसे कि मैंने आपको पहला डायग्राम दिखाया था, उस यूरेटर की वजह से फिर वो बाद में यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर के बाद एज टाइम जब भी रिक्वायरमेंट होती है तब हमारे यूरेथ्रा के थ्रू वो हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है यूरिन, ठीक है। तो यूरिन में मेनली दो ही चीज़ें होती हैं। जो ह्यूमन का यूरिन होता है उसके अंदर मेनली दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है उसके अंदर वाटर, ठीक है, और दूसरा होता है इसके अंदर यूरिया। तो इसके अंदर दो ही चीज़ें मेनली होती हैं, वैसे तो बहुत और भी चीज़ें, आयंस है, पोटेशियम और भी आयंस होते हैं, ठीक है, लेकिन मेनली वाटर और यूरिया होता है, ठीक है। तो ये है ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है किस तरीके से होता है, हम लोगों ने इसके अंदर देखा। इसके बाद हमारे पास आता है एक नया टॉपिक, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो हम लोग अब समझने वाले हैं इन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। देखो प्लांट्स के अंदर कुछ ज़्यादा हम लोगों को खास समझना नहीं है, बस 2 से 3 पॉइंट हम लोगों को इसके अंदर जान लेने कि हाँ एग्जैक्टली प्लांट्स में भी होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, प्लांट्स के अंदर ह्यूमन की तरह एक एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। जैसे हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इनके पास कोई एक्सक्रीशन के लिए सिस्टम नहीं होता। इनके पास सिंपली 2-3 तरीके हैं जिससे वो रिमूव कर देते हैं वेस्ट को अपने बॉडी से बाहर, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को देखा था, वो कैसे बॉडी से बाहर निकालते हैं, डिफ्यूज़न के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू हम लोगों ने देखा था ना, स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पर वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं किस तरीके से, डिफ्यूज़न, वो तरीका है डिफ्यूज़न के थ्रू करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है क्योंकि, ठीक है, डिफ्यूज़न करते हैं। और दूसरे वेस्ट होते हैं, वो बाकी वेस्ट क्या होते हैं, जैसे और भी वेस्ट, ये तो गैसेज हो गई, ठीक है, और बाकी वेस्ट क्या होता है, लीव्स जो होती है ना, पुरानी जो बूढ़ी पत्तियाँ हो जाती हैं, जो बहुत पुरानी पत्तियाँ हो जाती हैं, लीव्स होती हैं, उन लीव्स में जाके कलेक्ट हो जाता है। और जैसे वो वेस्ट उस लीव्स में जाके कलेक्ट हो जाता है, कुछ टाइम के बाद वो लीव जो होती है वो प्लांट से नीचे गिर जाती है, उससे अलग हो जाती है और वो वेस्ट भी अलग हो जाता है। तो इस तरीके से एक ये भी तरीका है एक्सक्रीशन करने का। तीसरा इंपॉर्टेंट तरीका जो इसके अंदर है वो है रेजिन और गम। देखो बहुत से प्लांट हम लोगों ने देखेंगे जब हम लोग उनको काटते हैं या छीलते वगैरह है, तो उसके अंदर से हम लोग को कुछ गम टाइप एक मटेरियल जैसा दिखता है, फ्लूइड जैसा दिखता है, ठीक है। वो गम या रेजिन जो होता है वो एक वेस्ट सब्सटेंस को निकालने का तरीका होता है। तो ये होता है इधर एक रेजिन और गम वाला जो तरीका है, रेजिन और गम, इनके अंदर भी वेस्ट होता है। ऑल्सो कंटेन वेस्ट। तो ये प्लांट्स के अंदर कुछ तरीके हैं जो कि वेस्ट को रिमूव करने के होते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स इस तरीके से वेस्ट को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी के थ्रू, यानी अपने अंदर से। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक एक्सक्रीशन का। और इससे पहले हम लोगों ने जितने भी टॉपिक देखे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इस टॉपिक के साथ पूरा चैप्टर आज फिनिश हो जाता है, लाइव प्रोसेस फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।